हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय बीएसपी कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का मेरे बीएसपी कोचिंग में। मैं आज आपको अनसॉल्व पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पढ़ाऊंगी। मैंने आपको सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 पढ़ा दिए हैं। आपको आज मुझे सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देना है। ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट करा दूंगी। फ्रेंड, जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था खा का अथवा 7वें कक्का का फर्स्ट यहाँ तक करवा दिया था। मुझे आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है। बूटज फिटिक अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया, ये 2 नंबर की, 1 नंबर की बूटज अभिक्रिया है, 1 नंबर का सैंडमायर अभिक्रिया। तो इसे चलो सॉल्व करेंगे। तो सैंडमायर अभिक्रिया में आपको कैसे करना है। सैंडमायर अभिक्रिया, जो सैंडमायर अभिक्रिया से पहले बूटज फिटिक करेंगे। तो पहले बूटज फिटिक अभिक्रिया में आपको क्या करना है। देखिए, इसका जो ये होगा, जो रिएक्शन होगी बूटज फिटिक अभिक्रिया, जो हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लेंगी। क्लोरोबेंजीन प्लस में CH3Cl ये लेंगे। और सोडियम डाईईथर यानी शुष्क ईथर, किसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो ये मिलेगा जाकर, ये टालुइन हमें प्राप्त होगा फ्रेंड, टालुइन। ठीक है, ये टालुइन प्राप्त होगा। और ये प्लस में से क्या निकल जाएगा, NaCl यहाँ निकल जाएगा। लिखना हो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं होता है फ्रेंड। इस प्रकार से NaCl ये आपकी बूटज फिटिक अभिक्रिया है। तो इसके हम आप टिप्पणी भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में शुष्क शुष्क ईथर के साथ करते हैं तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने यदि इसे समझ लिया तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको सेम टू सेम जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सैंडमायर अभिक्रिया। तो सैंडमायर अभिक्रिया देखिए, जो सैंडमायर अभिक्रिया है फ्रेंड, सैंडमायर अभिक्रिया, देखिए सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सैंडमायर अभिक्रिया में जो, देखिए मैं आपको ये रिएक्शन बता दूंगी, रिएक्शन के थ्रू आपको परिभाषा कैसे लिखना है आपको ये भी बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड, आपको केवल रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा, सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम देखिए, जब हम N2Cl डाइओजोनियम, बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट इसे कहते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट है। जब इसको हम क्या करेंगे, CuCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा जाकर, क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन फ्रेंड प्राप्त हो जाएगा। Cl है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा और हमें क्या होगा, N2 निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम सैंडमायर अभिक्रिया, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइओजोनियम, जो डाइओजोनियम क्लोराइड है, डाइओजोनियम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक बार और बोल देती हूँ, यदि आप समझ में नहीं आया है तो आपको देखिए इस प्रकार से लिखना है। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है फ्रेंड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अथवा हेलोएरिन के नाभिक राग की प्रस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। तो देखिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसको ये बता देती हूँ कि छोटा सा बिल्कुल, इसे आप समझ लीजिए कि हेलो एल्केनों की 2 धातुओं से अभिक्रिया रखकर रासायनिक समीकरण कर देना है। 2 ठो हमें क्या करना है, समीकरण केवल देना है हेलो एल्केन से। तो देखिए हम देते हैं हेलो एल्केन से समीकरण क्या है, 7वें का अथवा है, अथवा का सेकेंड वाला है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे एक एक करके।
तो दो है, दो दो मतलब हेलो एल्केन की दो धातु ऐसे करना है, तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन लेंगे ना। देखिए CH3 ले लिया हमने, देखिए CH3 जब ले लिया तो हम इसकी क्रिया जब हम मैग्नीशियम से करेंगे, इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये बहुत अभिक्रिया पूछी जाती है, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया मानेगा जाएगा। जो Mg है ये बीच में घुस जाएगा, ठीक है, CH3 MgI, इसे ही ग्रिग्नार्ड अपकर्म कहते हैं। तो हमने पहले हेलो हेलो, ये हेलो देखिए, हेलो एल्केन, ये एल्केन होगा या हेलोजन, हेलोजन को हेलो कहते हैं, ठीक है, ये एल्केन होगा। देखिए आप सेकेंड में क्या है, सेकेंड लेंगे तो देखिए हम CH3 क्या ले लेते हैं, CH3 Cl ले लेते हैं, और फिर हम सोडियम ले लेते हैं, एक धातु सोडियम हो जाएगी जब इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे, डाई ईथर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CH3 क्या प्राप्त होगा, CH3 और NaCl निकल जाएगा। ये फ्रेंड क्या है, बूटज अभिक्रिया भी है। इस प्रकार से इसको करेंगे। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला करते हैं, हेलो एरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाथ प्रभाव को समझाए, तो इसे भी हम समझाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। जो हेलो एरीन होता है तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, देता है। अनुनाद के कारण क्या, अनुनाद जो होता है, जब अनुनाद होता है तो उसके कारण हेलो एरीन जो मेटा स्थिति होती है, मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका, जब आर्थो तथा पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, फिर क्या होता है कि आई प्रभाव के कारण, किसके कारण, आई प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय, जो हैलोजन परमाणु की प्रकृति है तो बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है, ठीक है। फिर से लिखेंगे, इसलिए बेंजीन की तुलना, जो फिर क्या होगा कि इसीलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया, अतः हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन एवं एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन कैनिज और अपक्रिया, ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो चलो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए पहले हम एल्डोल संघनन देखेंगे। तो एल्डोल संघनन में कैसे करना है आपको देखते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे करना है। देखिए ये एल्डोल संघनन है। ये एल्डोल संघनन में क्या होता है फ्रेंड कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक होता है, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक होगा, ठीक है, NaOH, जहाँ NaOH और BOH का होल ट्वाइस आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर क्या होगा, संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से करना है। देखिए एक CH3CHO, इसमें क्या होता है कि जो CH3CHO है, एक ही प्रकार, जब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये लिखेंगे CH3CHO, एल्डिहाइड हो या कीटोन, अगर समान अणु है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि आपको वो वाली डिफिनेशन डिफिकल्ट लग रही हो तो इसलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन के दो समान अणुओं की क्रिया किसे डाइल्यूट यानी तनुछार की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड, जब हम इसके बात करेंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त होगी। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी। तो हम देखिए क्या CH3, यह इसको देखिए, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे देखिए CH3CHO CH3, तो देखिए ये जो एक H होगा ये O के पास पहुंच जाएगा। देखिए इस प्रकार CH3CH, ये O है, O के पास एक H आ जाएगा तो देखिए यहाँ OH लग जाएगा, ठीक। फिर यहाँ एक H बचा ना तो CH2CH हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन भी बहुत ईजी है फ्रेंड। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या करना है कि क्या करेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन में कि अल्फा है, जब इसमें भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक होते हैं। जब जो दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया डाइल्यूट, जब उसमें कैसे करना था, उसमें समान
समान क्या कर समान दो अणु लेने थे एल्डिहाइड या कीटोन के क्रिया डायल्यूट एनर्जी के साथ करते हैं तो हमें क्या एल्डोल प्राप्त हो जाता था। इसमें क्या करना, आसमान अणु लेने हैं, फिर एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया डाइल्यूट एनर्जी के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एल्डोल प्राप्त होता है। इसे ही हम एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से लेंगे, CH3CHO, ठीक ले लेंगे, फिर एक हो गया CH3CH2CHO। देखिए भिन्न भिन्न है ना, ये CH3CHO है, CH3CH2CHO, ये भिन्न भिन्न है। जब डाइल्यूट एनर्जी के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा जाकर इस प्रकार से। देखिए हम आपको दिखा दे, इधर लिख के बताते हैं, ठीक। देखिए इसमें दो समान थे, देखिए तो हम इस बार भिन्न भिन्न ले लेंगे। देखिए CH3CHO, ठीक, फिर लेना है CH3CHO, ये देखिए भिन्न भिन्न होगा ना। अब देखिए डाइल्यूट यानी तनु एनर्जी के उपस्थिति में करेंगे, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, इधर देखिए करके दिखाते हैं। ये देखिए CH3 इस प्रकार का ना, CH3CH लिख देंगे, फिर जो O है देखिए O एक H यहाँ आ जाएगा तो OH हो जाएगा, बचेगा क्या CH2, यहाँ दो बचेगा ना, तीन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ भेज दिया तो CH2CHO, ये क्या है आपका क्रॉस एल्डोल संघनन। इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल संघनन होंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए फ्रेंड, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की हम 5 विधियां लिखते हैं। देखिए हम पहली विधि लिखेंगे कि जब हम पहली विधि में लिखेंगे फ्रेंड कि CH3, देखिए इधर लिखना है CH3CN, जब CH3CN की क्रिया हम 2H2O के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। इसे हम एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। और प्लस में क्या निकल जाएगा, देखिए CH3C, देखिए 2H2O है ना, दो जल के अणु है ना, तो इसमें ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो 2 देखिए COO हो गया, एक H ले लिया। देखिए 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में यूज कर लिया, 3 हाइड्रोजन बचे, एक N बचा तो NH3 प्लस में निकल जाएगा फ्रेंड, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि में क्या लिखेंगे, दूसरी विधि में भी हम करेंगे। दूसरी विधि में आपको क्या करना है, एस्टिक अमाइड ले लेना है। देखिए दूसरी विधि आप जैसे कि आपको रिएक्शन आती है तो और भी दूसरी अन्य ले लेना। देखिए इस प्रकार से, देखिए CH3CONH2 एस्टिक अमाइड है, ठीक है, H2O के साथ कराएंगे तो देखिए CH3CO है ना, जल का एक O है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ देखिए डबल O है, एक H यहाँ से ले लिएगा COO, तो इस प्रकार से बन जाएगा ना CH3COOH, इस प्रकार बन गया। अब देखिए NH2 है, एक हाइड्रोजन बचा तो NH3 प्लस में निकल जाएगा। इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। और तीसरी, हम देखिए तीसरी भी लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे तीसरी में कैसे करेंगे, तीसरी को क्या कर लेंगे, आपको क्या करना है, CH3 सिंपल CH3COO CH3 ले लेना है, ठीक है, फिर H2 करेंगे, H2O के साथ कराएंगे तो फिर भी हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। और हमारा प्लस में क्या निकल जाएगा फ्रेंड, प्लस में CH3OH निकल जाएगा। देखिए CH3COO है ना, एक H एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा फ्रेंड ना, CH3COOH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा तो ये CH3OH यहाँ हो जाएगा। देखिए ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं हम, देखिए CH3COOH हो गया, देखिए CH3 और यहाँ बचा क्या, CH4 बचे ना, एक जब हम इसमें गुणा करा देंगे तब हमारा जाकर CH3OH मिल जाएगा। अब देखिए और हम नेक्स्ट देखिए एक और चौथा, देखिए जब CH3CHO को हम क्या करेंगे, KMNO, ठीक है, KMNO को 4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सीधे CH3COOH प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, और H2O प्लस में निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने चार प्रकार से विधियां सीख ली। अब 5वीं प्रकार की विधियां हम देखिए ऊपर बता देते हैं। 5वीं प्रकार की विधि में आपको क्या कैसे लिखना है, 5वीं प्रकार में कि आपको अल्कोहल ले लेना, ठीक, CH3CH2OH इस प्रकार लेंगे। जबकि MnO4 की उपस्थिति में करेंगे तो पहले क्या प्राप्त होगा आपको, CH3CH2CHO प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बार KMnO
NO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। इस प्रकार से हमने पांचों विधि कर ली है फ्रेंड, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ 2023 का। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करना फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।